मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, जो एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए काफी वीवीआई टॉपिक है। इससे अक्सर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, और उसमें भी इलस्ट्रेशन नंबर 7। यहीं से थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले थोड़ा सा आसान है, मैं उस क्वेश्चन को पे भी डिस्कशन करवाऊंगा, लेकिन पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जहां से एक, लेकिन पहले मैं बता दूं सिलेबस के बारे में भी। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस जो चैप्टर है, इसमें दो यूनिट दिया हुआ है। एमकॉम का जो सिलेबस है, यानी कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के 1 to 6 तक एक अलग यूनिट है, और 7 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन है वो दूसरे यूनिट का है, तो हमेशा याद रखेंगे। इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं 7th नंबर इलस्ट्रेशन, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोग एक्टिवली होकर के देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर रटने से काम नहीं चलने का है, इसलिए आप लोग यदि जिनके पास बुक है अपना अपना बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो निकालिए। क्योंकि चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, कुछ सम्स है मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले इलस्ट्रेशन निकालिए। तो मैं क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूं और पहले समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को। और देखिए कहता है, ए बी एंड सी हैव डिसाइड टू सेट अप अ बिजनेस फॉर द पर्पस ए बी एंड सी आर हैविंग 6 लाख 3 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब कहता है ए बी सी 3 मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए, जिसका कैपिटल है 6 लाख 3 लाख 3 लाख। दे विश चाह रहा है टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सैलरी ए का 20,000 पर मंथ, बी का 10,000 पर मंथ, सी का 10,000 पर मंथ, एंड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। फिर कहता बी एंड सी टू रिसीव हाफ द इनकम एज सैलरी नॉमिनेटेड ए एज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। They expect the income of 8 lakh before charging interest on capital during the relevant year. फिर कहता है, as an income tax expert, you are approached by A, B and C for considering opinion as to whether they should have a firm or a sole proprietor concern of A, while B and C becoming, कहता है A while B and C becoming employees and money lender to the concern so that they can reduce their tax liability. What is your advice and what argument would you give in support of your ये दिया है, ठीक ना। तो आई होप आपको क्वेश्चंस पता चल गया होगा, लेकिन फिर से मैं एक क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा याद रखेंगे क्या है। इस चैप्टर में क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कहता है, देखिए क्या कहता है, ए बी सी, ए बी और सी 3 पार्टनर है, जिनका कैपिटल ये 6 लाख है, ये 3 लाख है और ये 3 लाख है, ठीक है। ये तीनों मिलकर के डिसाइड किया है कि मुझे बिजनेस ओपन करना है, ठीक ना। जिसमें कहता है प्रॉफिट दिया है इस बिजनेस का, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लोन दिया हुआ कितना 8 लाख। मतलब मैं लिख भी देता हूं, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, ठीक ना। कितना दिया है? रुपीज दिया है 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। अब कहता है 1 में दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन एट द रेट ऑफ 12% से, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा, यदि वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करती है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 12%, ठीक है। या कहता है यदि वह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो कहता है ए एज ऑनर, ए एज सोल ओनर, ठीक ना, एंड बी और सी जो होगा एज अ मनी लेंडर और एम्प्लॉय, मनी लेंडर एंड एम्प्लॉय, ठीक ना। कहता है यदि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यदि वो ओपन करती है तो ए को सोल ओनर बनाया जाएगा और बी और सी उस बिजनेस का क्या रहेगा? मनी लेंडर एंड एम्प्लॉय रहेगा। अब देखिए, मनी लेंडर का मतलब क्या हुआ?
क्योंकि यहाँ पर बी और सी भी तो कैपिटल लगाया है ना, तो ओनर क्यों नहीं बनेगा, लेकिन मनी लेंडर की बात। तो यहाँ मान लिया गया है यदि ए को वो ओनर मान लेता और बी और सी जो कैपिटल लगा उसके जगह पे मनी लेंडर बन जाता, मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने उसको बी ए को लोन दिया, बी और सी मिलकर के, ठीक है। साथ ही साथ कहता सैलरी मिलेगा किसको, क्योंकि ये तो मनी लेंडर होगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, क्योंकि इसके लिए तब बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, लोन माना जाएगा। यहाँ पर तो कैपिटल माना जाएगा, ये जब पार्टनरशिप रहेगा तो मनी लेंडर ये कैपिटल की जगह मतलब लोन माना जाएगा, और एम्प्लॉय रहेगा इसके एवज में उन्हें सैलरी मिलेगा। कितना सैलरी को लिखा है 20,000 पर मंथ, नहीं हाफ पोर्शन, इसको हाफ पोर्शन क्या मिलेगा इनकम का, हाफ पोर्शन इनकम का उन्हें क्या मिलेगा सैलरी के रूप में मिल जाएगा। और देखिए और सैलरी भी यहाँ पर दिया है, वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर एम्प्लॉय ये फर्म का पार्टनर रहेगा तो 20,000 10,000 ही रहेगा। हाफ द इनकम एज सैलरी, हाफ जो इनकम रहेगा इनको सैलरी के रूप में रहेगा। अब तो शायद कुछ नहीं है, सैलरी के ही रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, पहले एक बार मैं देखता हूं ऑन कैमरा, क्या आप लोग सही से देख पा रहे हैं? हाँ सर, क्लियरली कट दिखाई दे रही है, थोड़ा सा और कैमरा इधर कर दो, ठीक है ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में यही बोला है जब फर्म रहेगा तो फर्म के केस में क्या है, सैलरी मिलेगा कितना, ए को मिलेगा 20,000 पर मंथ, बी को मिलेगा 10,000 पर मंथ, और सी को मिलेगा 10,000 पर मंथ। क्या चीज, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट लोग को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करनी है, इस चीज को समझिए। पहले तो अपने माइंड को एकदम कूल कीजिए, प्रेशर नहीं रखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ करके डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व मैं कैसे करूंगा। सिंपल समझिए, जैसे एक तो अक्सर क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड रहता है, तो पार्टनरशिप फर्म का मैंने जो ये लिखवाया था फॉर्मेट, उसको आप माइंड में मेकअप करके चलिए। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो चीज है पहले उसको सॉल्व आउट कर लीजिए। उसमें क्या करना है, फर्म का टोटल इनकम निकालिए, फर्म का टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालिए, फर्म का जो मेंबर्स है पार्टनर, ईच पार्टनर का कैपिटल निकालिए, मतलब इनकम निकालिए, और ईच पार्टनर का टैक्स लायबिलिटी निकालिए। एक पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट में जब सोल ओनर्स बनेगा तो यहाँ पर जो ओनर होगा उसके लिए बिजनेस इनकम निकलेगा, उसका टैक्स लायबिलिटीज निकलेगा। दूसरी बात क्या होगा, जो मेंबर होगा एम्प्लॉय उसका इनकम निकलेगा, उसका टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है जो वो एबीसी मिलकर के ऑप्ट करे। तो ऑप्शन बेस्ट कौन होगा, तो जिसमें टैक्स लायबिलिटीज मिनिमम हो वो ऑप्शन क्या करेगा, वो तीनों मिलकर को ऑप्ट कर लेगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले फर्म का केस है तो हम लोग फर्म का क्या करते हैं, इनकम निकालेंगे, उसके बाद टैक्स लायबिलिटीज निकालेंगे, उसके बाद बी और सी जो पार्टनर है ईच पार्टनर का इनकम निकालेंगे, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। सिंपल है, ज्यादा हम लोग को समझना ही नहीं है इसमें, एकदम पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। यदि आप माइंड में कॉन्सेप्ट को ब्यूट कर लोगे तो मैं समझता हूं ये जितना ही टफ चैप्टर है उतना ही आसान होगा, ठीक है। देखिएगा मैं सॉल्व करता हूँ वाटर की तरह। देखिए उतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे याद हो गया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन क्या करता है, लगभग सारा चीज मेरे माइंड में चला गया, थोड़ा ही एक दो ऐसा पॉइंट होगा मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या करता है। ये क्वेश्चन को समझना है सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्म का इनकम, ठीक है। यहां पर इस तरह एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, ठीक है। यहां पे होगा आपको अमाउंट, यहां पे होगा पार्टिकुलर्स। क्योंकि टैक्सेशन पढ़ाने में मुझे काफी मजा आता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था टैक्स ही से स्टार्ट किया था, बीच में मैंने टैक्स छोड़ रखा था, अकाउंटेंसी वगैरह वगैरह सब डाल रहा था। फिर अब स्टूडेंट सबकी क्वारी आने लगा, सर इनकम का क्वेश्चंस डालो
बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर से मैं लेके आया हूँ। और जैसे ही मैंने लेके आया हूँ तो एकदम टफ चैप्टर से मैंने स्टार्ट करा हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि चलिए बच्चे को ही के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। जब स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है तो मुझे बताना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, इसलिए जो भी सुन रहे होंगे, जो हमसे बातें किए होंगे, आप लोग और एक्टिवली देखेंगे और नोट भी करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब को ही नहीं देखें। कितना स्टूडेंट क्या कर यूट्यूब से देख लिया, पढ़ाई से मतलब नहीं, उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट भी करो, तभी जाकर के आप अच्छा कर सकते हो। नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आप भूलोगे, फिर अभी याद होगा फिर भूल जाओगे। क्योंकि कहा गया यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो मैं 100 क्वेश्चन बना दूंगा, तो अगला जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपके लिए 1001वां क्वेश्चन कहलाएगा। यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, मैं 2 से 3 सम करवा दूंगा, तो 3 के बाद चौथा करवाऊंगा तो आपको लगेगा लगभग सब क्वेश्चन सेम ही है। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। जहां पे दिक्कत होगा मैसेज करो, चैट करो, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ साथ यदि कोई डाउट हो तो डाउट से रिलेटेड भी आप हमसे डाउट हो तो आप पूछिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन नंबर ये करवाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर ये करवाओ, तो मैं सॉल्व करूंगा। इवन की क्वेश्चंस में भी किसी को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हमसे पूछे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में दिक्कत होगा मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी अपलोड करूंगा वीडियो, तो मैं क्वेरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है पहले मैं उसी को सॉल्व करता हूँ, इसलिए इस चीज को समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रखा है? 8 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8 लाख, 2 3 4 5। ठीक है, एक बार मैं ऑन कैमरा देखता हूँ क्या इतना पे दिखाई दे पा रही है या नहीं। नहीं तो फिर आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत होगी। हाँ सर दिखाई दे रही है, ठीक है। ठीक है, तो दिखाई देनी चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट यहाँ पर बोर्ड की स्पेस है। अब देखिए क्या करना है मुझे, सैलरी, ठीक ना, मैंने बताया था किसी पार्टनर को प्रोविजन नहीं है सैलरी लेने का, कमीशन लेने का। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट लेने का पावर है कितना, अप टू 12% तक, 10%, 12% तक। 12% से ज्यादा नहीं, 12% तक। यदि 10% होता तो उसको मैं लिखता, 13 होता तो 13 ने 12 ही लिखता। यहाँ दिया है जो रीजनेबल है, रीजनेबल 12%, तो उसको मैं लेस करूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि सैलरी क्यों नहीं मिला, तब जाकर के समझ में आएगा। मैं पहले बता दूंगा कि सैलरी इसको क्यों नहीं लेस कर रहा है, क्योंकि टैक्सेशन में भी ये नहीं रटना नहीं है, समझनी है। कितना स्टूडेंट क्या करता है, इसमें प्रोविजन है तो ये है वो, अरे भाई प्रोविजन भी कुछ न कुछ सोच के ही बनाया गया है। तो उस प्रोविजन को मैं बताऊंगा कि क्यों इसमें सैलरी को लेस नहीं की जाती है, क्यों कमीशन को अलाउड नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलती है। इंटरेस्ट मिलती भी है तो 12% तक ही क्यों मिलती है। तो मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तब जाकर इस पे डेडिकेट करूंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे समझेंगे। तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पार्टनर कितना है, ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर्स है। ठीक है, तो ए का कितना कैपिटल था, तो 6 लाख था, 2 3 4 5। इसका कितना था, 3 लाख था, 2 3 4 5। इसका भी 3 लाख था, 2 3 4 5। एट द रेट ऑफ कितना है, 12%, एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो कितना आएगा निकल के, इस चीज को देखना है। तो 1212, यानी कि 72,000। ये कितना होगा, 12 36, 36,000, 36,000, यानी कि ये हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, इसको मैं लेस करूंगा तो 6 लाख, ये हो जाएगा आपको 56,000। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करनी है, लेस करनी है, लेस रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था पहला ऑन
3 लाख का 90%, ये याद रखेंगे, ऐसा होता ही। फर्स्ट जो 3 लाख होगा उसका 90%, तो कितना होगा, 27, 2,70,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो होती है, सेकेंड ऑन जो बच गया, इसको रिमेनिंग भी बोल सकते हैं, 60%, ठीक ना। रिमेनिंग 60% कितना बचा, 3 लाख पे मैंने लगा दिया, तो 2,56,000 बचा, 2,56,000 एट द रेट ऑफ 6%, ठीक ना। तो 2,56,000 के आप निकालेंगे 60%, कितना होगा, 25 चौका 1.5 लाख हो जाएगा, 36, यानी कि 1,53,600, 1,53,600। ओ माय गॉड, कितना होगा, 3 1 4 लाख, कितना होगा, 27 15 42, ठीक है। नहीं, ये 3 लाख होगा ना, सॉरी, यहाँ पर होगा 3,56,000 बचेगा, क्योंकि 3 पे मैंने 6,56,000 था, मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पर चेंज होगा, ये हो जाएगा आपको 3,56,000 के, तो 6 × 18, 1,80,000, और 56,000 कितना होगा, 56 30, 2,10,000, अच्छा 36, यानी कि 2,13,600, ये हो जाएगा 2,13,600। इसको मैं ऐड करूंगा तो 4,83,600, ठीक है, ये हो गया। ओ माय गॉड सर, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट नहीं है भाई, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो गुरु हूँ, आप लोग क्या है, चेला है। गुरु ही से बड़ा तो चेला होता है, क्योंकि गुरु तो गुरु रह जाता है, चेला चिन्नी बन जाता है। मुझसे कई गुना फास्ट कैलकुलेशन मेरे बच्चे का होता है। हाँ सर, ये भी सही बोले, मेरा भी एक दोस्त का बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। गुरु से ज्यादा जानकार तो स्टूडेंट होता है। अब मैं क्या करूंगा, और एक्चुअल रेमुनरेशन पेड, एक्चुअल रेमुनरेशन पेड कितना हो रही है, 4,80,000, या इसी को बोला जाता है 4,80,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लो या लेस, ठीक ना। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो ये एज पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो निकला, जो रूल्स है 40 और बी के अकॉर्डिंग ये होता है सेक्शन, क्या सेक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा रहे हैं इसलिए एकदम आसानी से मैं समझा रहा हूँ, एकदम जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक्चुअल रेमुनरेशन पेमेंट हुई, अब रहा बात, स्टूडेंट पूछेगा 4,80,000 कहां से है, तो देखिए 4,80,000 एक्चुअल में जो रेमुनरेशन पार्टनर को दी जाती है, तो क्या है वो देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हो, देखेंगे ए को मिला 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ, तब 12 दूना 24, 2,40,000, कितना हुआ, 2,40,000, ठीक है। इसको 10,000, तो 12 से गुना करूंगा 1,20,000, सी के लिए 1,20,000, ठीक है। तो देन कितना हो जाएगा, 4,80,000, इजी से समझना है। ये टोटल सैलरी एक्चुअल में पेमेंट हो रही है, तो एक्चुअल में जो पेमेंट हो रही है वो सैलरी, और जो एज पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके आया, इन दोनों में जो छूटा होता है वो लेस किया जाता है, ठीक है। हाँ सर, आप मेरे को समझ में आया, नहीं तो आपने 4,80,000 डायरेक्टली लिख दिया, तो मुझे तो कंफ्यूजन नहीं भाई, कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मुनीमगिरी कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की यहाँ पर पोर्शन की मैं काम कर रहा हूँ, अकाउंट में भी तो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो 6,56,000 में से 4,80,000 में लेस करूंगा तो हो जाएगा 1,00,000, कितना होगा, लेस कीजिए, ये हो जाएगा 000 तो होगा ही, ठीक है, और ये 6 भी होगा ही, ठीक है। उसके बाद 15 में से 8 गया तो 7 और 1 हो गया 1,76,000, ठीक है। 1,76,000 क्या हो गया, इनकम ऑफ फर्म, टोटल इनकम ऑफ फर्म। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं। हाँ सर, अब बहुत ख्याल रखते हो सर। हाँ, एकदम रखना ही पड़ेगा, इसलिए कि मुझे तो आप लोग को ही पढ़ाना है और समझाना है, इसलिए ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि आप लोग को ऑन कैमरा दिखाई दे रही है कि नहीं। हाँ सर, ये भी बात ही सही है। अब देखिए क्या हुआ,
फर्म का मैंने टोटल इनकम कंप्यूट कर लिया। अब अपने लोग को क्या करनी है, फर्म का टैक्स लायबिलिटीज कंप्यूट करनी है। तो आप लोग को शायद पता होगा, इसी को याद रखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी का जो रेट है तो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक ना। अभी आपने जो पढ़ा होंगे ये भी जान लीजिए कि अभी जो बजट पेश हुई हमारे इंडिया में 1 फरवरी 2025 को, हमारे वित्त मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक ना, निर्मला सीतारमन जी, जिसमें अनाउंस किए, तो आप बहुत सारे न्यूज में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, वो स्लैब रेट है। तो स्लैब रेट किस पे अप्लाई होती है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ पे होती है। बट यहाँ पे हम किसका पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ फर्म के लिए। तो हमेशा याद रखिए कंपनीज पे लगने वाले जो टैक्स होती है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। फर्म पे तो कॉर्पोरेट, तो फर्म भी एक प्रकार की कंपनी से थोड़ा अलग है, लेकिन है तो बिजनेस, तो इसके लिए एक फ्लैट रेट रखती है, हमेशा याद रखेगा। तो अभी हमारे इंडिया में इसी को याद रखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक ना। अब तो नया आया है अभी, ठीक ना। तो हम लोग को इससे पहले, चूंकि 1 अप्रैल के बाद वो रूल अप्लाई होगा, इस बात को हमेशा याद रखेगा। कितना स्टूडेंट ये सोचेगा कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ 2025, तो 2025 से स्टार्ट होगा, नहीं। हमारा जो टैक्सेशन में या कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी होती है वहां पर फाइनेंशियल ईयर चलती है। तो फाइनेंशियल ईयर का सेंस ये कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो अभी तो 1 अप्रैल आया नहीं, इसलिए अभी से जो पहले है वो रूल्स अप्लाई होगा, इस चीज को श्योर हो जाएंगे। तो हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कितना है, 30% है, और दूसरा है 25%, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट है एक ही है, तो वो एट द रेट ऑफ कितना 30%, ठीक है। अब रहा बात कि 30% किसको लगती है, तो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का है, मतलब कंपनी के केस में यदि उस कंपनी का टर्नओवर या टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ तक है अप टू, तो उसको क्या लगती है, एट द रेट ऑफ 25% से कॉर्पोरेट टैक्स देनी पड़ती है। यदि उस कंपनी का टोटल इनकम या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ से एबव है, तो उन्हें देनी पड़ती है एट द रेट ऑफ 30% से टैक्स देनी पड़ती है। इनअदर, अब फर्म की केस में यदि कोई फर्म का टैक्स का रेट एक ही होता है तो वो 30% से है। यहाँ पे स्लैब रेट अप्लाई नहीं होती है कि आपको इतना इनकम तक माफ है, ऐसा नहीं होता है। 1 रुपया यानी कि सिंगल रुपीज भी अर्निंग करती है कोई कंपनी और फर्म, तो उसे टैक्स देनी पड़ती है, ठीक ना। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कुछ करती है, स्लैब रेट वगैरह देती है, तो मिडिल क्लास पर्सन के लिए, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल का है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करती है, लेकिन कंपनी के केस में नहीं है, इसलिए कि कंपनी एक बड़े स्तर पे होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ सर, मैं आप समझ गया हूँ, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। हाँ भाई, मैं तो कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए आया हूँ। हाँ सर, आप तो गजीब सा बात बता रहे हो सर। जो भी मेरे माइंड में डाउट आता है आप तो पहले ही उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं क्लियर करूंगा, मेरा तो काम ही है पढ़ाना। बच्चे का मन में क्या चलता है, क्या समझ रहा है, वो भी मेरे को पता चल रहा। हाँ सर, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। कितना, 1 लाख और 1,76,000 एट द रेट ऑफ कितना होगा 30%। इसको निकालिए, कितना हो जाएगा 17,51 छत्रिक 18 यानी कि 52,800। आप लोग कैलकुलेशन भी करते चलेंगे, हो सकता है मुझसे गलतियां हो रही है तो आप लोग उसको गाइडेंस करेंगे, देखेंगे 17,51, ठीक ना, 1,70,000 के होगा, और छत्रिक 18 तो कितना हो गया 52,800, ठीक है। उसके बाद ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना होगा 4%, ठीक है। ये होगा 4%। अब इसका 4% कितना होगा, तो 4×12 120 21 उसमें से 8 रुपया घट जाएगा, 2112। लेकिन मैं एक बार अपने से मैं कैलकुलेट करता हूं, हो सकता है क्या ये मिस्टेक तो नहीं हो रही है। एकदम मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ सर, थोड़ा कंफर्म कर लो, नहीं तो मिस्टेक होगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक होने की संभावना बन सकती है।
मैंने कैलकुलेटर लेके आया हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले तो 1,76,000 का मैं डिवीजन कर लेता हूँ। 1,76,000 इंटू कितना था, 30% था। ओ माय गॉड, 52,800 आ गया। ये तो सही आ गया, हाँ सर सही है। अब उसका मैंने निकाला हूँ 0.4, 21 से 12। ओ माय गॉड, ये भी सही आ गया सर। इसका मतलब कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो कितना हो गया ये, 54,952 हो गया, 54,952 यानी कि 52। इसको राउंड अप करके 54,950 ही लिखेंगे आप लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं इतने पे रहने देता हूँ। ये हो गया टैक्स लायबिलिटी, इसका हुआ टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, ये जो 54,950 रुपया आया है ना, उसको क्या किया फर्म ने इस क्वेश्चन में, मतलब सॉल्व किया थे, मतलब एचसी मेहरोत्रा जी गलती नहीं कि वो थोड़ा बढ़ा दिए कैलकुलेशन, जो मैं समझता हूँ वो उसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक ना। लेकिन मैं समझा देता हूँ, तो आप बोलेंगे छोड़ दे क्यों निकल गए। और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ऐसा किया। देखिए उन्होंने क्या किया, 54,952 को इस 1,76,000 में से उन्होंने लेस कर दिया, तो गलती नहीं किया, अच्छा किया। तो क्या होगा, टोटल इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ फर्म, मतलब कि फर्म का जो आएगा टोटल इनकम आएगा आफ्टर क्या चीज, टैक्स। तो आफ्टर इसलिए निकाले कि ये जो फिर शेयर होगा 2:1 के रेशियो में कौन बांटेगा, पार्टनर्स में चला जाएगा, ठीक ना। तो मैं वैसा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा वो समझिए, क्योंकि आफ्टर जो टैक्स निकलेगा, जो पार्टनर का जो शेयर होगा वो ऐसे भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, ठीक ना। मुझे क्या चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट चाहिए जिसपे टैक्स लगती है, तभी मैं कंपैरेटिव स्टडीज करूंगा कि किस में ज्यादा टैक्स लग रही है। जिस पे ज्यादा टैक्स लग रही है वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, जिस पे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी वो मेरे लिए ऑप्शन बेस्ट होगा, मैं उसी ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बचेंगे, लेंथी प्रोसेस से बचने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए अभी समझा दे रहा हूं, क्योंकि कई के स्टूडेंट ये कहेगा कि सर एचसी मेहरोत्रा जी ने क्या किया, 1,76,000 में से 54,900 लेस किया और जो आया अमाउंट उसको क्या किया, 2:1 के रेशियो में शेयर कर दिया, आपने वैसा नहीं किया। तो भाई मैं नहीं करूंगा वैसा, क्योंकि मुझे टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, ठीक ना। ये जो आफ्टर टैक्स आएगा उस पे ऐसे भी पार्टनर्स जो आती है इंडिविजुअल, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे, आप याद कीजिए ग्रेजुएशन में होंगे, अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आती है एग्जेम्प्टेड इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगती है। प्रॉफिट फ्रॉम शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि कोई प्रॉफिट होती है पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म, उस पर भी टैक्स नहीं लगती है। अगर शेयर होती है कोई इनकम, कहता इनकम शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ, मतलब कि एचयूएफ से जो अगर किसी मेंबर को प्रॉफिट का शेयर होती है उस पर भी टैक्स नहीं लगती है। आप हमेशा याद रखो क्यों टैक्स नहीं लगती है। हम लोग तो सिर्फ रट के निकल जाते, उसको टैक्स नहीं देना। तो भाई याद रखिए, गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है जो कि इससे टैक्स छोड़ेगी। टैक्स एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी इसका प्रक्रिया है, प्रोविजन है, इसलिए टैक्स नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फर्म से टैक्स ले रखी है और यही अमाउंट क्या होगा, आपस में पार्टनर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक ही अमाउंट पर दो बार टैक्स क्यों लेगा। इन द सेम वे जो होता है प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ का जो शेयर होती है उस पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट ने हमको छोड़ रही है। टैक्स एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि आपके कर्ता ने उस अमाउंट पे टैक्स दे रखा है, तो उसका मेंबर को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि टैक्स का जो सिस्टम एक लंबी प्रक्रियाएं हैं। अब खुद सोचिए ना, अगर लंबी प्रक्रियाएं नहीं है तो आपको माइंड में कभी कभी ऐसा भी आता होगा कि इस बार जो बजट पेश हुई, जो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अनाउंस किया कि 0 से लेकर के 4 लाख तक इनकम वाले पे क्या टैक्स नहीं है। फिर 4 लाख से 8 लाख तक क्या है, उसका एट द रेट ऑफ 5%। फिर 8 लाख से 12 लाख तक का क्या है, एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद फिर 12 से 16, 15, फिर 16 से 20, 20, फिर 20 से 24, 25, फिर 24 से एवं जितना इनकम उसका 30%। और लास्ट में ये भी कहा गया कि यदि 12 लाख तक इनकम है जिस इंडिविजुअल एचयूएफ को, उन्हें टैक्स क्या बनेगा, नील बनेगा, मतलब जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि उन्हें 60,000 से रिबेट दिया जाएगा। तो आप कम से कम सोचो
इतना जो लंबी प्रक्रियाएं स्लैब रेट जो लाया गया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट क्या किया 12 लाख से सीधे स्टार्ट किया टैक्स देने का, ये लंबी क्यों? तो यही एक समझने का चीज है। मिडिल क्लास का जो पर्सन है सिर्फ उसी को बेनिफिट होगा, जिसको ज्यादा इनकम है तो फिर उस चीज को बेनिफिट नहीं मिलने का है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि जानती है गवर्नमेंट, और जो टैक्स का जो एक्सपर्ट, मैं गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं करूंगी, गवर्नमेंट को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को तो देश चलानी है, मैं टैक्स एक्सपर्ट की बात करूंगा, इकोनॉमिस्ट जो है उसकी बात करता हूँ, वही तो एडवाइस देते हैं वो, इसलिए वो प्रक्रिया बताते हैं ताकि जो मिडिल क्लास पर्सन है सिर्फ और सिर्फ उसी को फायदा जाए, जिनका 15 लाख 20 लाख है उनको फायदा नहीं जाएगा उतना। ठीक है, आप जिसको पहले से 50 लाख इनकम था, अभी उसको इनकम का कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंसेज होता होगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। तो जिसका 50 लाख इनकम है उसको 50-25 लाख से कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। गाड़ी कोई 50 लाख की खरीद रहा है, उस गाड़ी का प्राइस अगर 52 लाख हो जाए तो भी वो खरीदेगा, और 50 लाख की जो गाड़ी है अगर उसको 49 लाख कर दिया जाएगा तो भी उतना ही परचेज करेगा। यही बातें होती है, इसलिए इस चीज को अपने लोग को एकदम मन में बैठा के रखना है, जब भी कुछ होती है उसका एक अपना तरीका है। इसलिए मैं अब क्या करूंगा, टैक्स लायबिलिटी निकल गया, और यही स्टेप आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। देखेंगे एससी मेहरोत्रा जी क्या किए, अनदर क्वेश्चन में भी वही किए, इसलिए मैं इस चीज को समझा दिया। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, ईच एंड एवरी पार्टनर का इनकम का कंप्लीट करनी है और उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल देनी है। हाँ सर, आपने तो अजीब कच्ची बताया सर। हाँ, मुझे तो क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक ना, वीडियोस चाहे जितना भी लंबा हो, इस क्वेश्चन में चाहे टाइम जितना भी लगे, मैं जानता हूं ऐसे भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा 1 घंटा से कम लगने का है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें बनती है। हाँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 मिनट 20 मिनट में क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे तभी समझाना है, इसलिए 1 घंटा से ऊपर एक क्वेश्चन में लगेगा। ये चैप्टर ही ऐसा, ठीक ना। हाँ सर, आपका करना तो सही है, क्योंकि मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी होती है, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है। हाँ सर, जितना अच्छा हो उतने अच्छे तरीका से बताओ ताकि हम लोग आसानी से समझे। हाँ भाई, ठीक, अब चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं। पहले मैं नीचे देखता हूँ क्या आप लोग तक ऑन कैमरा दिखाई दे रही है। हाँ सर, दिखाई दे रही है। अब मुझे निकालना है एलोकेशन ऑफ इनकम, एलोकेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर। ठीक है, मैं एलोकेट कर रहा हूं पार्टनर का इनकम। यहां रटना नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए पहले तो लिख लीजिए ABC 3 पार्टनर है, A B और C 3 पार्टनर है। अब खुद सोचो A B और C का कितना कितना इनकम है। मैं टैक्सेबल इनकम निकाल रहा हूं, तो देखेंगे A को क्या है, सैलरी मिल रही थी, उसका अपना इनकम है। A को इंटरेस्ट मिले, मतलब 2 चीज मिले, मतलब रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट। यहां पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, दूसरा रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखेंगे कितना मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 72, इसका मिला 72,000, 36,000, 36,000। ठीक है, ये हो गया। उसका रेम्युनरेशन कितना है वो देखिए, 270। रेम्युनरेशन कितना है, 20,000 इसको मिला था, 2,40,000, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करूंगा, कितना होगा, 24 और 7 31, 3,12,000, 3,12,000 हो गया। 36 ये हो जाएगा 1,56,000, 1,56,000 और 1,56,000। ये हो गया, ये हो गया टोटल इनकम ऑफ, इसको मैं बोलूंगा टोटल टैक्सेबल इनकम। ये क्या हुआ, टोटल टैक्सेबल इनकम। और मैं बता रहा हूं
अगर मैं इसका शेयर भी इसमें इंक्लूड कर देता 2:1:1 तो टैक्सेबल इनकम नहीं कहलाता, टैक्सेबल यही कहलाता है, क्योंकि उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता। मुझे क्या चाहिए, टैक्सेबल इनकम, इसलिए हमेशा याद रखिए मैं वैसा नहीं किया हूं। अब इस पे निकालना टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे क्या है, ये इंडिविजुअल हो गया तो इस पे स्लैब रेट अप्लाई होती है। तो यहाँ तो नील होगा, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। 5 लाख तक इनकम वाले एसएससी को टैक्स नील बनती है, क्योंकि 12,500 रुपया उन्हें रिबेट मिलता है। इसलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं पहला क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, 2.5 लाख तक क्या होगा, नील होगा, इसमें भी नील होगा, इसमें तो 2.5 लाख है भी नहीं, नील। अब इसमें तो अमाउंट है भी नहीं, सिर्फ इसमें बचा, रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग, क्योंकि फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तो उतना है नहीं इनकम, कितना 3,12,000, तो 50 62 बचा, ये 62,000 एट द रेट ऑफ 5%, कितना हो जाएगा, तो 31,000। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या मिलेगा, लेस होगा, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 31,000। क्योंकि मैंने बताया हूं जिनका इनकम 5 लाख तक रहेगा वैसे सभी एसएससी को ओल्ड टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 80A के अकॉर्डिंग रिबेट मिलते कितना, 12,500 तक अप टू। लेकिन इन टैक्स लायबिलिटी 31 है, तो 31 तक ही यहाँ पे होगा, तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, नील हो गया, टैक्स लायबिलिटी नील हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये फर्म का केस खत्म हुआ। अल्टीमेटली ये समझे कि फर्म यदि वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ओपन करेगा तो 54,952 रुपया टैक्स लगता है। अगर यहाँ पे भी कुछ टैक्स होता तो मैं ऐड कर देता, इन दोनों को ऐड करता, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का बिजनेस स्टार्ट करता तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ता, तो टोटल इतना ही रह जाएगा, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप ये केस हो गया, बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें ए ओनर है, तो ए जैसे ओनर है तो ए के लिए लिखिएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल बिजनेस, टोटल बिजनेस इनकम तो क्या है, इनकम कितना दिया हुआ था, 8 लाख, 2 3 4 5, इनकम है 8 लाख, लेस कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था वो देखेंगे। यहाँ पर बी और सी को ही सिर्फ इंटरेस्ट मिला तो 36, क्योंकि ए तो ओनर है तो उसके लिए खर्चा कितना होगा, 36। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी और सी के लिए कितना है, 36,000 है और 36,000 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 72,000, ठीक है। उसके बाद लेस होगा रेमुनरेशन, लेस रेमुनरेशन। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे बोला है ए मतलब बी और सी को हाफ पोर्शन जो है प्रॉफिट का वो क्या मिलेगा, एज ए रेमुनरेशन के तौर पे मिलेगा। तो इसका मतलब 8 लाख का हाफ कितना, यहाँ लिख दीजिए 4 लाख, सिंपल ये समझिए। और ये दोनों को ही मिल जाएगा हाफ के रेशियो में, तो 4 लाख जो बच रहा है जिसमें 72,000 इसको मिल गया, बचा कितना, 72 लेस कीजिए बी और सी,
4 लाख में से 72 चला गया तो कितना बचा? 3,28,000। 3,28,000 दोनों को रेम्यूनरेशन मिलेगा, जिसमें हाफ हाफ हो जाएगा। बी है, बी एंड सी को इसका हाफ कीजिए 1,64,000 और इसका भी 1,64,000। ठीक है, ये होगा आपको बिजनेस इनकम। बिजनेस उसके बाद टैक्स लायबिलिटी में निकालूंगा तो टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू नील होगा। तो मैंने डायरेक्टली नहीं लिख दिया, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई इंडिविजुअल का अप टू इनकम 5 लाख तक होती है तो उसे टैक्स लायबिलिटी नहीं होता। आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया, ये भी एक इंडिविजुअल ही हो गया था। देखिए 2.5 लाख पे नहीं, फिर अप टू 2.5 लाख पे कितना होता? 5%, तो कितना होता? 12,500। जबकि इनके तो 4 लाख ही तक है, तो 1.5 लाख पे कितना होता? 5% से 75। ठीक ना, 1.5 लाख का चूंकि 2.5 इतना, तो 1.5 लाख बचता है। 1.5 लाख का 5%, तो 15 × 75, 7,500, और 7,500 उनको रिबेट मिल जाता। तो इस केस में नील होता है। इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे क्या निकालनी है? अब एक का हो गया बी और सी का इनकम, टोटल इनकम ऑफ सी। अब मेरे पास स्पेस कम रहा है, इसलिए मैं इसको घेर घेर करें तो फिर आप लोगों को समझ में ये हो जाएगा, दिक्कत होगी। यहां से मैं निकाला, यहां लिख देता हूं इनकम ऑफ बी एंड सी। तो देखेंगे कितना होगा। इसको क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन लोन। ए के लिए कितना था? 36,000। इसका भी 36,000। ठीक है, उसके बाद मिला रेम्यूनरेशन 1,64,000 और 1,64,000। कितना हुआ? 36 से ऐड होगा तो ये जाएगा 2 लाख। 2, 3, 4, 5, और यहाँ भी हो जाएगा 2 लाख। 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गया टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटीज यहां भी नील होगा। ठीक है ना, यहां भी नील होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी 5 लाख से बिलो है। हमेशा याद रखेंगे, इच्छा है तो आप निकालिए, आने तो छोड़ दीजिए। ऐसे निकाल को शो कर दिएगा 2.5 लाख तक नील, तो 2.5 लाख तो है भी नहीं, ये नील हो गया। यहाँ पे क्या होता? 4 लाख पे तो फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट बचेगा कितना? 1.5 लाख पे 5%, 7500, फिर लेस होता रिबेट, जैसे मैंने यहाँ किया 7500, तो नील हो जाता। अब देखेंगे फॉर्म के केस में टैक्स लायबिलिटी 54,952 हुआ, और बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटरशिप का करता तो ये है। इसमें क्या आया? इसका टैक्स लायबिलिटी नील और इसका, यानी कि टोटल नील आया। इन दोनों में कम किस पे लगा? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसलिए एबीसी को क्या चाहिए? बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए। इसलिए यहां डिसीजन लिखेंगे, डिसीजन लेंगे, फाइनल डिसीजन। ठीक है, हेंस ए बी एंड सी should opt as sole proprietary business। ठीक है, मतलब ए बी सी को चाहिए ऑप्ट करना सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। ठीक ना, क्यों चाहेंगे तो अब आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि हिज टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन, टैक्स लायबिलिटी इज लेस। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आप मेरे चैनल से बने रहेंगे। जो भी टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस का जो भी क्वेश्चन होंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं डेली आप लोगों को अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करूंगा और आप लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ओके, बाय वे, नाइस डे।